अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर वीडियो। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर पे। हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पहुँचे थे 1206 से 1526 तक चलने वाली दिल्ली सल्तनत में। उसमें हमने डिफरेंट डायनेस्टीज़ को डिस्कस किया था। आज जो है हम बात करेंगे 1526 से 1857 तक मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। और बरसगीर के अंदर चलने वाली ये सबसे लंबी डायनेस्टी है। ये मुग़ल ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसने बरसगीर में के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रूल किया। तो लेट्स स्टार्ट। मुग़ल एम्पायर का जो पहला हुक्मरान था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। हमें पता है कि इसने फर्स्ट पानीपत की पहली जंग में इसने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को मार के तख्त पे कब्ज़ा किया था और ये यहाँ का हुक्मरान बन गया था। लेकिन जो है ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बरसगीर के लिए साबित हुआ। ही वॉज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन। जो है ये कहा जाता है कि ये एक बड़ा अच्छा और दूसरी इसकी चीज़ ये थी कि ये इसको आर्ट्स और लिटरेचर से बहुत लगाव था। और इसने जो है ना बाबर के बारे में बहुत कम ये लोग जानते हैं कि वो खुद भी एक बहुत अच्छा शायर था और इसने अपनी हुकूमत में स्पेशली लिटरेचर और आर्ट्स के लिए बहुत काम किया। अब 1526 से 1530 तक ये हुक्मरान रहा है 4 साल के बाद अरसे में। इसकी डेथ के हवाले से 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि इसका बेटा जो है हुमायूं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो इसने जो है उसका इलाज वगैरह करवाया। तो इसको किसी ने मतलब किसी बुज़ुर्ग ने ये कहा कि अगर तुम अपने बेटे के लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी कुर्बान कर दो तो ये ठीक हो सकता है। और इसने ये दुआ की कि उसके बेटे के जगह ना उसकी ज़िंदगी कुर्बान कर दी जाए। तो ये कहा जाता है कि ये खुद बीमार पड़ गया और जैसे जैसे इसकी बीमारी बढ़ती गई इसका बेटा ठीक होता गया और फिर ये मर गया और इसका बेटा जो है इसकी जगह पे वो रूलर बन गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो कि हिस्ट्री के ज़्यादा नज़दीक है और उसको ज़्यादा वैलिड, ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। कहा यह जाता है कि जब हिस्ट्री में ये आता है कि जब बाबर जो है वो उसने इब्राहिम लोदी को मारा और वो महल में दाखिल हुआ तो उसने इब्राहिम लोदी की माँ से ये कहा कि उनसे उनका जो स्टेटस है वो नहीं छीना जाएगा, वो उनका स्टेटस वही रहेगा जो पहले महल में था। लेकिन ये इब्राहिम लोदी की जो माँ थी चूँकि वो महल में ही रहती थी तो उसने बाबर को स्लो पॉइजन करना शुरू कर दिया और स्लो पॉइजन की वजह से वो जो है 1530 को वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया जो कि 1530 से 1540 तक जो है हुक्मरान रहा। ही वॉज़ अ जेनरस पर्सन, बहुत सखी और अच्छा इंसान था और जो है ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके जो है वो 3 भाई थे, कामरान, अक्सरी और हिंदल। कामरान जो था वो इस वक्त जो है वो काबुल का गवर्नर था, अक्सरी जो है वो संभल का गवर्नर था और हिंदल जो था वो अलवर का गवर्नर था। और उसके भाई जो है वो हमेशा जो है इसके हम ख़िलाफ़ रहे और उसकी वजह से डे बाय डे इसको ख़तरात बढ़ते गए। ठीक है। और उसके एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, यानी कि इसके जो भाई हैं वो यानी कि इसके साथ नहीं रहे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि शेर शाह सूरी यानी 1530 में अफ़गानिस्तान का जो कि एक ओरिजिनली अफ़गानिस्तान से शेर शाह सूरी और वो ना बंगाल का चीफ था। उसने क्या किया कि बंगाल से वे को बड़ी आर्मी लेके निकला और वो चौंसा के मुकाम पर 1539 में पे ना उसने जो है वो चौंसा के मुकाम पे पहुंचा। 1540 में उसने कनौज के मुकाम पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद जब चूँकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और जब हुमायूं को समझ आया कि उसने बगावत करती है और वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ हमला करना शुरू कर रहे थे, हुमायूं अपनी फैमिली को लेके तो वहाँ से इस्केप कर गया, सिंध की तरफ भाग गया। जब ये उमरकोट के मुकाम पे पहुँचा तो कहा जाता है कि वहाँ पे उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अकबर रखा। और चूँकि उसकी फैमिली को खुद ख़तरा था तो उसने जो है कि उसने अपना ये जो बेटा है वो अपने एक उसके पास था, उसका जो है ना एक ट्रस्टवर्थी सर्वेंट था बहराम शाह, उसको हैंड ओवर कर दिया और ख़ुद ये वहाँ से भाग गया। और वहाँ से ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान पहुँचा और वहाँ से ये पर्शिया चला गया हुमायूं। ठीक है। और वो पर्शिया में जो है एज आ पोलिटिकल असाइलम ये रहना शुरू कर दिया इसने। और तब जो पर्शिया का हुक्मरान था शाह तहमस, ठीक है, वो था। और शेरशाह सूरी ने जो है यहाँ पे जो है एक नई डायनेस्टी की बुनियाद रखी जिसको हम सूरी डायनेस्टी के तौर पे याद करते हैं।
जो कि सिर्फ 5 साल रही, और 5 साल के बाद दोबारा जो है वो हमारे पास मुग़ल का रिवाइवल होता है, मुग़ल्स का। अब शेर शाह सूरी आया हमारे पास 1540 में, उसने कब्ज़ा कर लिया, और 1540 से 1545 तक 5 साल ये हुक्मरान रहा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसा हुक्मरान था, इसने ऑलमोस्ट उसी तरह का काम किए, ट्रेडर्स को रजिस्टर करवाया, ट्रेड पे इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया, ट्रेडर्स को रजिस्टर करवाया, इसने हॉर्स बैंडिंग शुरू की, सोशल गैदरिंग्स पे पाबंदी लगा दी, इसने जो है सर्वे सिस्टम लॉन्च किया, इसने जो है उसको हम जो है रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है। और इसने जो है ना बाकी सारे इंडिया को पंजाब के साथ मिलाने के लिए और ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसने जो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जो कि हम देखते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। वो जो है ऑलमोस्ट इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर वक्त एक्टिव हुक्मरान रहता था, हर वक्त इसकी नज़र आया पे होती थी, और जो है ये खुद जाके इंस्पेक्शंस करता था, खुद जाके डिसीजंस लेता था। लेकिन ये एक्सीडेंटली जो है ना, ये 1540 में ये जो है ना ये मर गया, एक गार्डन के सर्वे पे था, और वहाँ पे ये एक्सीडेंटली चोट लगने से ये मर गया। और इसका जो बेटा फिर हुक्मरान बना जलाल ख़ान, जो कि शेर शाह सूरी का बेटा था, 1545 से 1553 तक ऑलमोस्ट 8 साल ये हुक्मरान रहा, और ये बिल्कुल अपने जो है ना बाप की तरह का हुक्मरान था। 1553 में जलाल ख़ान मर जाता है, और इसकी जगह पे इसका एक भतीजा था मुबरिज़ ख़ान, वो हुक्मरान बनता है, जो कि 1553 से 1555 तक 2 साल सिर्फ उसकी हुकूमत रही। और इसका नाम आपने देखा होगा कि हमने स्लाइड्स में जो है वो रेड कलर में लिखा है। रेड कलर से मुराद ये कि इसका जो जितना भी कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में वो नेगेटिव है, ठीक है। ही वॉज ये जो है बिल्कुल एक वीक और इनकम्पिटेंट पर्सन था, एक बिल्कुल भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। वो ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि हर वक्त नशे में रहता था। और उसका एक दोस्त था, हिंदू दोस्त था उसका, हिमू चंद्रा बक्कल उसके दोस्त का, एक हिंदू दोस्त का नाम था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जो काम थे वो जो हिंदू चंद्रा बक्कल था वही देखता था। और मुबरिज़ ख़ान जो है उसने ऑलमोस्ट अपने जो हिंदू चंद्रा बक्कल के जितने भी हिंदू रिलेटिव्स थे उनको अहम सीटों पे अपॉइंट किया हुआ था। और इसके दौर में जो है वो हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम सल्तनत है, मुस्लिम जो हुक्मरानी है, मुस्लिम जो रूल है वो कमज़ोर होता हुआ हमें नज़र आता है, हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो क्या होता है कि जब हुमायूं को इन सारी सिचुएशन का पता चला, जो कि उस वक़्त पर्शिया में एज अ पॉलिटिकल असाइलम रह रहा था ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से, 1540 से, तो वो 1555 में वापस आया। उसने तख्त पे जो है वो हमला किया, और उसने मुबरिज़ ख़ान को और हिंदू चंद्रा को मार दिया, और हिंदू चंद्रा बक्कल जो था वो भागने में कामयाब हो गया। इस तरह से हुमायूं ने जो है मुग़ल सल्तनत की बुनियाद दोबारा रखी। यानी कि ये हम यहाँ से कह सकते हैं, चूँकि मुबरिज़ ख़ान ने अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स जो थे हिंदुओं के कब्ज़े में दे दिए गए थे, तो हुमायूं ने यहाँ पे जो थ्रोन था, जो हुकूमत थी, उसको हिंदुओं के कब्ज़े में जाने से रोका। अब हुमायूं का मुग़ल्स का रिवाइवल होता है। इसमें पहले हमारे पास हुमायूं है, 1555 से 1556 तक ये हुक्मरान रहा 1 साल में, और इस 1 साल में इसने आर्ट्स और लिटरेचर के लिए बहुत काम किया। और इसने जो है ये एक डैरन पम्मक बिल्डिंग के नाम से एक लाइब्रेरी की बुनियाद भी रखी। लेकिन ये जो है 1556 में ये पोलो खेल रहा था, और एक्सीडेंटली इसका पाँव स्लिप होने से ये मर गया। और इसकी जगह इसका बेटा, जब हमने देखा था कि उमर कोर्ट में जब वो था तो उसने अपने किसी मुलाजिम के हवाले कर दिया था, इसका वही बेटा अकबर 1556 से ये हुकूमत इसने संभाली। और ये कहा जाता है कि उस वक़्त इसकी उम्र जो है ये एक टीनेजर बॉय था। इसकी उम्र कुछ जगहों पे 13 आती है, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स, और कुछ जगहों पे आती है 17 ईयर्स। 49 ईयर्स तकरीबन ये रूल करता रहा। और इसके बारे में 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। इसकी कुछ जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस है, कुछ जो है वो इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ये हैं कि इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में इसने हिंदू चंद्रा बक्कल को मार दिया, और उस तरह इसने जो हिंदुओं का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म कर दिया। और हिंदुओं का जो हिंदू खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, इसने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका नेगेटिव जो है कंट्रीब्यूशन वो ये है कि इसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया,
ठीक है। ये दीन इलाही हम जानते हैं कि इसने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इस्लाम और हिंदुइज़्म के दरमियान का इसने एक नया मज़हब बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी आते हैं और वो इस्लाम को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसने शेख अहमद सरहिंदी को वो भी कर दिया, इसने उनको कैद कर दिया। ठीक है। अब 1605 में ये मर गया और इसका बेटा जहांगीर, जिसका जो ओरिजिनल नेम सलीम था, इसने क्या किया कि ये एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा अच्छा हुक्मरान, और ख़ास तौर पे इस्लाम के हवाले से हम देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। इसने दीन इस्लाम को ख़त्म कर दिया और इसने जो है शेख अहमद सरहिंदी को कैद से निकाला और उनको इसने प्रीचिंग की भी इजाज़त दी। इसने जो है ये इस्लाम को जो है वो ख़त्म होने से, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़त्म होने से बचाया, इस्लाम को एलिमिनेट होने से बचाया। और ये जो है बज़ाते ख़ुद भी एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा। 22 ईयर्स इसने हुकूमत की, 1605 से 1627 तक, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हो गई तो इसका जो बेटा था उसका ओरिजिनल नेम था खुरम, उसने तख्त को संभाला और उसने अपना नाम जो सजेस्ट किया वो उसने किया शाहजहान। शाहजहान भी एक बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा है और ये 31 ईयर्स ये हुकूमत में रहा, 1627 से 1658 तक। लेकिन क्या हुआ कि इसके जो बेटे थे उन्होंने पर्शिया पे इसके बेटे थे 4, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिको और शाह शुजा, शाह मुराद और औरंगज़ेब। इसके चारों बेटों ने क्या किया कि इन्होंने पर्शिया पे जो है हमला किया, और पर्शिया उस वक्त चूँकि बड़ी स्ट्रॉन्ग सल्तनत थी तो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जो है ये बड़ी बुरी तरह से जो है ना शिकस्त हुई। पर्शिया ने बड़ी बुरी तरह से इनको शिकस्त दी। और क्या हुआ कि फिर 1658 में शाहजहां जो है वो बीमार पड़ गया, और जब ये बीमार पड़ गया तो इसके जो चारों बेटे थे वो तख्त के लिए लड़ना शुरू हो गए। ठीक है। जब ये लड़ना शुरू हो गए तो क्या हुआ कि ये जो है ना एक दूसरे के साथ इनकी जंगें भी हुई। क्या हुआ कि जो हमारे पास था औरंगज़ेब ने अपने बाकी सारे भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया, और उसने अपने फादर को भी अरेस्ट करके जो है ना वो कैद में डाल दिया। अब शाहजहां के बारे में हमें पता है कि वो जो है उसने जो है उसका एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने ताजमहल बनाया था, और ताजमहल जो है इसने बनाया था अपनी बीवी के यानी कि उसके याद में, वो उसका जो है उसके मकबरे के तौर पे। और इसके बारे में एक नेगेटिव जो है ना कंट्रीब्यूशन ये भी है कि ताजमहल के ऊपर इसने बहुत सी दौलत लगा दी, बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना इसके ताजमहल के तमीर में ऑलमोस्ट जो है वो शाही ख़जाना खाली हो गया। तो चूँकि 1658 में इसके बेटों ने, इसके अपने ही बेटे औरंगज़ेब ने इसको जो है वो कैद कर दिया था, तो ये कहा जाता है कि इसको ऐसी जगह पे कैद रखा गया था जहाँ से खिड़की से सिर्फ ताजमहल नज़र आता था। और इसने ताजमहल तो बनवाया था लेकिन ये ताजमहल को खुद देख नहीं सका, उसका इफ्तिताह भी नहीं देख सका, और उसी कैद खाने में ये 1666 में ये बाद में मर गया। औरंगज़ेब जिसने अपने बाप को उसे तख्त छीना था 1658 को, 1658 से 1707 तक ऑलमोस्ट 49 ईयर्स ये हुकूमत करता रहा। ही वॉज वेरी रिजिड एंड प्रैक्टिकल मुस्लिम। ये बड़ा सख्त किस्म का मुसलमान था, और ये जो है ना इसका नॉन मुस्लिम के साथ बिहेवियर बहुत हार्श था। इसने जो है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिजिया और लगाया था, और उनके ख़िलाफ़ उनके लिए जो है बहुत सख्त कवानीन बनाए थे। इससे 2 चीज़ें हुई, एक पॉजिटिव हुई और एक नेगेटिव हुई। पॉजिटिव ये हुई कि इसके हार्श एटीट्यूड्स की वजह से, इसके बुरे रवैये से बचने के लिए बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। ठीक है। और नेगेटिवली ये हुई कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए। ठीक है। अब यहाँ के क्या हुआ कि जब 1707 में इसकी डेथ होती है तो 1707 में औरंगज़ेब जो कि खुद एक अच्छा हुक्मरान था, बड़ा स्ट्रॉन्ग हुक्मरान था, तो इस वक्त तो नहीं, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद 1739 में पर्शिया का एक हुक्मरान था नादिर शाह। और हमने पीछे देखा था कि जो शाहजहां के बेटे थे उन्होंने पर्शिया के ऊपर हमला किया था, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए नादिर शाह ने 1739 में
उसने दिल्ली पे हमला किया और उसने यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा कत्ल किया। उसने मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम को, और ये कहा जाता है कि बहुत ग्रेट ब्लड शेड आया दिल्ली में, और लोगों का जो खून है वो दिल्ली की गलियों में बहता था, तो नालियों में बहता था। तो ये 1739 में ये लोगों को मार मूर के तो यहाँ से चला गया। ठीक है। और साथ में जो है मरहट्टास जो थे, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, वो औरंगज़ेब के हारिश बिहेवियर की वजह से, चूँकि वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने भी मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। ये हम 1739 की बात, ये जो हम ये बात करें कि औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो हमें 1739 में लोगों के मरने की, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड की सूरत में देखने को मिलता है। अब 1707 में जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है, इसके बाद हमारे पास जो जितने भी सक्सेसर्स औरंगज़ेब के आए, वो चूँकि हमने देखे उसको रेड कलर से मेंशन किया है। 1707 से 1857 तक मुगल्स के जितने भी सक्सेसर्स आए, दे वर इनकैपेबल। और इसके बाद औरंगज़ेब के बाद हम ये कहते हैं कि जो है ये जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। यहीं से इसकी डेथ के साथ ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और ये इनकैपेबल सक्सेसर्स थे, जो है ये चूँकि इस तरह से था कि जब जो था औरंगज़ेब ने खुद अपने बाप को मार के और उसको जेल करके जो है वो लिया था, हुकूमत ली थी, तो उसको जो था ना थोड़ा ख़तरा रहता था और उसमें ये गिल्टी भी रहता था। तो इसने क्या किया कि इसके 5 बेटे थे और इसने अपने 5 बेटों को कभी भी अलाउ नहीं किया कि वो शाही कोर्ट में जाएं। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसके पीछे जितने भी सक्सेसर्स आए वो सारे इनकैपेबल थे और जो है ना वो हुकूमत को संभाल नहीं सके। 1707 से 1857 तक जो है ये मुगलिया सल्तनत रहती तो है, लेकिन ये हुक्मरान बहुत कमज़ोर थे और उन कमज़ोरियों की वजह से पर्सनल अय्याशियों में पड़े रहते थे और इनकी वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो राइज़ करना शुरू कर देते हैं। और 1857 को जो लास्ट मुग़ल एम्पायर था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको जो है वो मुल्क बदर करके 1857 में ब्रिटिशर्स जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास मुग़ल एम्पायर भी ख़त्म होती है और 712 से शुरू होने वाला इंडिया के ऊपर जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो जाती है।